अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसा रहा आपका वीकेंड? यकीनन मुझे बहुत मिस किया होगा हमेशा की तरह। तो ये संडे का गैप इसलिए ले लेती हूँ ताकि आप मुझे मिस करें, ठीक है ना, और मुझे स्पेशल फील हो। तो सारी बातें एक तरफ, जल्दी से चलते हैं मंडे रिफ़्रेशमेंट डोज़ की तरफ। तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से चलते हैं एपिसोड 86 की तरफ। नावल अमान परवरदा, राइटर असमा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमीद सर की मिसेस को मिलने की इजाज़त है, तो उनके बाद आप भी पेशेंट से मिल सकते हैं। नाश्ता तबरेज़ ने सबको करवाया क्योंकि कल से किसी ने एक नवाला तक ना लिया था। जबकि नर्स ने आकर ये खुशी की खबर देकर कमाल किया। माया फ़ौरन मुस्कुराकर नर्स के हमरा लपकी, जबकि बाहर बैठे बाकी अफराद अल्लाह के शुक्र गुजार हुए। हयात ने दादू के पास बैठकर नाराज़गी से अपनी जानिब मतवज्जा मावल को देखा, तो वो नज़र फेर गई क्योंकि कल हयात ने इसे इग्नोर किया था और बात भी नहीं सुनी थी। अब आप मुझे मनाएंगे तभी बात करूंगी। एटीट्यूड मैन ना हो तो, बल्कि बेकाबू जिन बहुत सूटेबल नाम है आपका। मन ही मन में नाराज़ रहने के ढेरों इरादे बनाती तो दादू से मज़ीद चिपक गई। जबकि तबरेज़ और हयात इस वक्त डॉक्टर के हमरा खड़े हमीन की कंडीशन के बारे डिस्कशन कर रहे थे, और नमी से रूठी चुड़ैल को सबके बीच उठाकर मनाने ले जाता। माया को नर्स अपने हमरा रूम में लाई, जहां हमीन को सुबह ही शिफ्ट किया गया था। वह नर्म दो तकियों से टेक लगाए हॉस्पिटल के कपड़ों में ज़रा नीम दराज बैठा था। यही देखकर माया की सूजी आंखों में चमक सी बेदार हुई। हमीन दरवाज़ा आगे को धकेले पुकार कर उसकी तरफ बढ़ी, जिसने माया की आवाज़ सुनते ही आंखें ना सिर्फ खोलीं बल्कि मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ा गया। जिस बात की शिद्दत ने माया की पलकें भिगो दी, उसका हाथ दोनों हाथों में लिए चूमती वो उसके पहलू में ही आबाद हुई। झुककर उसके चौड़े माथे पर बिखरे बाल हटाते कितनी देर चूमा कि हमीन की मुस्कुराहट गहरी और हसीन होती गई। आप तो तीमारदार भी गजब की हैं जाना। खुद पर हावी माया को सामने लाने का खरबाज जमाते हमीन ने नकाहत भरी आवाज़ को भरपूर शौक बनाते पुकारा, तो उसके चेहरे की तरफ घूमते दोनों गालों को चूमने लगी। हमीन से हंसना मुश्किल था, फिर भी मौसूफ ये कर गुजरे, मैं लड़ाका भी बहुत बुरी हूँ। अभी आपने सिर्फ फूल जैसी माया देखी है, क्यों दी तकलीफ़ मुझे मैं बता नहीं सकती। क्या हालत कर दी मेरी आपने। गंदे लग रहे हैं आप यूँ बीमार होकर। मेरी हर सांस अल्लाह आपको लगा दे। वो उसकी कोई बात सुने बिना डांटने लगी। हक बनता था। वो किस तकलीफ से गुजरी है हमीन को जानना चाहिए था, जबकि इन मेहरबान मुरझाई आंखों में माया को देखकर जिंदगी जगमगा गई थी। इसका तो कोई मोल ना था। रुक क्यों गई? लड़िए ना मुझसे। आपका हर रूप देखना है मुझे। जो मर्जी कर ले मेरे साथ, पर मुझे अपनी सांसें लगने की दुआ ना दें लेडी फ्रेगनेंट। मुझे आप बहुत प्यारी हैं। ना बोल पाने के बावजूद वो बोल रहा था, और उसकी मुश्किल माया को दिखाई दे रही थी। तभी तो चेहरा उसके चेहरे से लगाए सिसक पड़ी। हमीन के दिल पर हाथ फेरा तो जख्म की मौजूदगी का एहसास आंखों में और आंसू भर लाया। कभी मुझे मत छोड़िएगा, मैं सिर्फ आपकी वजह से ज़िंदा हूँ। सुन रहे हैं ना आप मिस्टर हमीन? आप नहीं तो कुछ नहीं है माया के पास। ये सीना जिसमें शिफा के सिवा दूसरा कोई एहसास नहीं, ज़ख्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ जल्दी से ठीक हो और मुझे ज़ोर से हक करें। चेहरे से चेहरा जोड़े ही वो सरगोशियों में बोलती, हमीन को अहम होने का एहसास दिलाए वैसे ही अच्छा करती महसूस हो रही थी। हमीन ने उसके बालों में हाथ फेरते चेहरा ऊपर को किए उसकी जबीन चुमी। माया नमदीदा हुए हमीन को ज़रा ऊपर होकर झुक के देखने लगी। मैं आपको अभी भी हक कर सकता हूँ मेरी जान, यहाँ है ज़रा। अपने पहलू में से बुलाता हुआ वो माया को दिल बर्दाश्ता ही तो कर गया। पूरी एहतियात के संग वो उसकी सहम की मुखालिफ लेटी, तो हमीन ने बाजू के थे सारे से अपने सीने से लगाते सर मोहब्बत से चूमा। हमीन, अल्लाह का शुक्र है मुझे आपकी खुली आंखें देखने को मिली। आपको दर्द तो नहीं? अपना हाथ उसकी दाढ़ी पर फेरे गर्दन तक ले जाती, उसके खुले गिरेबान तक फेरती, फिर से रुखसार तक लाते बोली कि हमीन उसके हाथ की नकलो हमल से ही बुरी तरह बेचैन होता महसूस हुआ। है दर्द दूर कर दें। वो तो यूं था जैसे माया के यही पूछने का मुंतज़िर हो। वो उसकी शरारत फौरी भांपी। कहाँ है? माया ने आईब्रो चकाते हमीन को देखा, जिसने मासूमियत से अपनी ख्वाहिश का ढका मगर मानी हिज इजहार किया। वो माया के रुखसारों में गुलाब उतार लाया। कौन कह सकता है आपको गोली लगी और आप बहुत मुश्किल से मुझे वापस मिले? अभी भी आपको मुझे तंग करने की पड़ी है। माया ने नन्ना मुन्ना डांटा, पर वो अपनी दवा खुद लेने में अब खुद मुख्तार था। माया ने आंखें मूंदते हमीन को उसकी राहत लेने दी, और जब आंखें वापस खोली तो वो जिन महबूब निगाहों से इसे तक रहा था वो किसी अच्छे भले का दिल फेल कर सकती थी। ये तो माया थी जो इस शख्स की नज़रों का जहां सह लेती थी। आपकी आंखें दर्द में हैं, क्यों रोई हैं?
फुर्सत मिली तो इस लड़की की आंखें बारी बारी अपनी चाहत से गरमाईं, जिसे यह हिद्दत सुकून बख्श गई। मेरा सब दांव पर लगा था तो क्या रोती भी ना, दिल फट जाता तो कहाँ से ढूंढते अपनी फ्रेगरेंट लेडी। सो मेरे आंसुओं को थैंक यू कहें। ऐसा ही जवाब दे सकती थी वो। हमीन की मुस्कुराहट उसके होंठों पर और वजीह हदोहाल वाले चेहरे पर ताजगी घसीट लाई। मेरे लाडले ठीक हैं? हमीन के सवाल पर वो सर हिला गई। आयात की तो मेरे से मुख्तलिफ हालत ना थी, जबकि दारिया को बताया नहीं। आपको पता है शी इज़ एक्सपेक्टिंग, तभी शायद दारान ने इसे नहीं बताया। माया ने गोया ये खबर देकर हमीन की सारी तकलीफ ही दूर कर दी। मेरी बच्ची कल तक खुद छोटा सा बेबी थी और अब खुद एक बेबी को जन्म देने वाली है। अल्लाह का शुक्र है मेरी दारिया को भी सुख और राहतें रास आईं। अमीन की खुशी इतनी थी कि उसकी आंखें नम पड़ गईं। अभी सुबह ही दारान ने कॉल करके आपका भी पूछा और ये न्यूज़ भी दी। आप जब अच्छा फील करेंगे तो बताइएगा, आपकी दारिया से बात करवा दूंगी। और ये उदास होने वाली बात नहीं है, आप नाना बनने वाले हैं, वर्ल्ड के सबसे हैंडसम नाना। हाथ बढ़ाकर माया ने उसकी आंख से बहता आंसू साफ किए, जानबूझकर हंसाया। तो उसकी तरफ देखता मुस्कुराया। और आप दुनिया की सबसे दिलरुबा नानी भी और दादी भी, जबकि 30 साल की उम्र में इतना बड़ा रैंक पाए। माया भी हासा शर्मीला सा हंस पड़ी। यस, मुझे तो बेहद खुशी है, माया ने चहकर बताया। तो हमीर ने उसके चेहरे का हर हर नक्श गहरी निगाहों में लिया और उसके कान से मुंह छोड़े करीब हुआ। मुझे भी आपसे ये खुशी चाहिए, देंगी ना? माया की पलकें इस तकाजे पर आंखों पर लरज उठी। ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप डैडी ज़रूर बनेंगे। ओके, अब मुझे जाने दें, कोई आ गया तो मुझे बहुत शर्म आएगी। मैं बाकियों को भी लाती हूँ, सब बहुत परेशान थे आपके लिए। मज़ीद वो खुद भी हमीन के करीब रहती तो दिल की धड़कनें संभालनी मुश्किल होती। तभी हमीन ने यहीं रहने पर कोई इसरार न किया। सभी उसके बाद हमीन से मिलने आए और सबको ही इसे अच्छा देखकर दिली राहत मिली। आयात की तो जैसे जान में जान लौट आई थी, जबकि हमीन के ठीक होने की खबर जहांगीर और जिमल तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन जिमल ने इतना जहनी दबाव लिया कि उसका बीपी शूट कर गया। जहांगीर इसे पैलेस ले गए थे, इसे डॉक्टर नींद की दवा देकर गया था, पर जहांगीर से इस हालत में देखकर इसे दुगना तड़प रहे थे। आरान ने सबको हॉस्पिटल पहुंचाया तो वहां बेला की कंडीशन तो दूर, यहिया हैदर और बेला के चेहरे की आसूदगी ज़्यादा तमानियत बख्श थी। जबकि उमर और सोहाग को दोनों के पास छोड़े दारिया और दारान क्लिनिक निकले और वहां काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन उसके बाद कुछ अधूरे काम थे जिनकी तकमील को दोनों अकेडमी रवाना हुए। देखो रिजाल, जल्लाद ने सख्ती से मना किया है कि तुम जानिया से मिल नहीं सकते। देखने की इजाज़त दी ना, क्यों मेरी शामत बुलवाना चाहते हो? ये तीसरी बार था जब रिजाल के एक से मुतालबे पर सदीका ने अपना सर पीटा। इस बार तो वो दारान के खौफ के ज़ेरे असर सख्त मुस्तरब थी। देखने से काम नहीं बन रहा डॉक्टर सदीका, कुछ बात करनी है प्लीज़। अगर जिलाद ने पूछा तो मुझे आगे कर दीजिएगा। वैसे भी मुझे काट खाने को दौड़ता है, क्या बिगाड़ लेगा इस नाफरमानी पर? ज़्यादा से ज़्यादा गला दबा देगा। लेकिन मेरी कंडीशन समझे, हमदर्द ना सही, मेरी डॉक्टर होने के नाते ही बात करने दें। किसी तौर पर वो जान छोड़ने पर राज़ी ना था, ऊपर से उसका लहजा खारे जवारी सा, जैसे मिलने ना दिया तो सर की नस फाड़ लेगा। इन मजलूम आंखों से छलकती बेबसी ने सदीका के पैरों को जकड़ लिया। ओके, लेकिन इसे फिजिकली टच मत करना, वो इस जहनी और दिमागी हालत में नहीं है। और कोशिश करना स्मूथ लहजा इख्तियार करो। इसे चढ़ाने से भी गुरेज करना। इसे ग्रेवल की माँ की वफ़ात के बाद से माइग्रेन की बहुत शदीद शिकायत है। इसी दिमागी पसमानगी के सबब ही नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। इतनी बड़ी नहीं है, कितने सदमात सहे, कसूर बेकसूर और मासूम है। नरम लहजे में सदीका ने हमदर्द और उसकी डॉक्टर दोनों होने का सबूत दिया और तसल्ली आमेज़ निगाहें डाले वहाँ से चली गई। जबकि रिजाल ने सीने पर जमी सांस खारिज करते बारी कदम जानिया वाले कमरे की तरफ मोड़े। तुम्हारा नाम कुछ अलग होना चाहिए था। जिन्हें गुस्सा और नफरत हो वो भी प्यार से पुकारने पर मजबूर हो जाएं। जानिया, हाँ, कैसा वाहियात नाम है। सदीका की हर ताकीद बाढ़ में झोंकता तो बड़बड़ाते करीब आया तो बहुत दर्द में होने के बावजूद जानिया ने अपनी आम हुजम से ज़्यादा होती आंखों में जहर भरकर खोलते इसे पास आकर रुकते देखा। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर तुम वॉकी माम से प्यार करते थे तो मुझसे क्यों मैरिज की? आई हेट यू। ग्रेवल भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर भी तुमने मुझे हर्ट किया। मैं यहाँ से जाते ही तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। होश में आते ही वो मुसलसल चीख रही थी। रिजाल वाहिद था जिसे देख कर निकाहत हेज आंखों में नफरत उमड़ी और जुबान रुकी। किसने बकवास की है तुम्हारे साथ? रिजाल के माथे की रगें फूली। आई रीड योर लेटर्स विद योर नेम। रिजाल चुगताई, कचरे का डब्बा। भले वो बहुत बीमार लग रही थी, पर जितनी कुव्वत थी समेत दाढ़ी।
देखो गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी तुम्हारे लिए मरा नहीं जा रहा था, ये सब अचानक हुआ। मुझे पता होता तुम्हारा थोबड़ा खूबरू रोपा सा है तो आग लगा देता तुम्हें सर से पैर तक, पर ये ना करता। इस वक्त तुम्हारी शक्ल पर गौर नहीं कर सका, दिमाग खराब हो गया था ग्रेवल की नफरत में। लेकिन अपनी गलतियां सुधारना आता है मुझे। बहुत प्यार करता है ना ग्रेवल अपनी बहन से, तो तुम्हारी तकलीफ पर अंदर तक तड़पेगा। इस बीच तुम मर भी गई तो इट्स ओके। वैसे भी ग्रेवल के बाद तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो इतने आराम से जानिया पर कहर बरसा रहा था कि वो सुनसी से देखती ही गई। तो मजहब क्यों बदलवाया? मुझे गुनाहगार किया तुमने, मेरी दुनिया बर्बाद की, तो क्या मेरी कब्र भी मुनाफिकत के अजाब से हल बनाना चाहते हो? यू विल पे फॉर दिस डर्टी मैन। जानिया बिना सर के दर्द के पूरी कुवत से रिजाल का गिरेबान दबोचे इस पर चढ़ गई, जबकि रिजाल तो उसके चेहरे से डिस्ट्रैक्ट हुआ था। वो सच में हूबहू अपनी माँ जैसी थी, ज़रा भी फर्क न था, हंस कर यूं चिल्लाते चीखते। मुनाफ़क़त कैसी, ये मज़हब सबसे बेहतरीन है। रिजाल नर्म पड़ा तो वो इस पर तंज़िया हंसी। खुद तो जैसे बहुत अच्छे और नेक मुस्लिम हो, गंदे आदमी। रिलीजन इंसान की ज़ाती चॉइस है, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता वो करने का जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने सब बिगाड़ दिया। मैं वापस ब्राज़ील चली जाऊंगी, लेकिन मैं मर कर भी किसी ऐसे मैन की वाइफ नहीं बन सकती जो मेरी ही मॉम का लवर रहा हो। जानिया की बड़ी बड़ी नाराज आंखों में उठता धुआं रिजाल को सुलगा रहा था। इसे पकड़कर झटके से बिठाए रिजाल झुका। जाने तो नहीं दूंगा बेबी बर्ड। तुम रोपा ना सही हूबहू वैसी दिखाई तो देती हो। लाहासिल इश्क की आग पर इतनी फवार ही काफ़ी है। रही बात मज़हब की, तो हमारे मज़हब की डिमांड थी, वरना कैसे बनाता तुम्हें अपनी बीवी? कल को तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी, हमारी फैमिली के बीच रहोगी, तो तुम्हारा दिल भी मुतमईन होगा कि यही मज़हब सबसे महफूज और बेहतरीन है। और कभी मैं तुम्हारी इस शक्ल पर बहक जाता हूँ तो कोई नुकसान ना होगा। रिजाल ने एक लफ्ज़ मस्ती से कहे। जानिया की जान लबों पर लाई, जो इतनी तकलीफ में थी कि इससे चीखना तक नामुमकिन था। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी आखिर? ऐसा मत करना, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली को सजा दूंगी। मैं ऐसे नहीं सरवाइव कर सकती। देखो, तुम मुझसे मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लो, ब्राज़ील वाला मेरा ज़ाती घर भी, बट लीव मी। इवन आई कांट ब्रीथ लाइक दैट। शायद वो खुद को मुश्किल में जाने फितरी खौफ खा रही थी, जबकि डॉक्टर सदीका ने इसे समझाया भी था कि जानिया को जहनी टॉर्चर ना करे। मैं तुम्हें खुद आगे बढ़कर हाथ नहीं लगाऊंगा अब। रिजाल ने ज़रा उसकी सुर्खी से हटी आंखों में देखते सवालिया अंदाज अपनाया। तो जानिया ने गहरा सांस इनहेल किया। होल लाइफ टिल डेथ। जानिया के लहजे में डर था। यस, बहुत पूरे तमादी से जवाब दिया। प्रॉमिस मी। वो सांस संभालती नम आंखों से बोली। यस, तुम ग्रेवल को टार्चर करने में मदद करो, क्योंकि वो कैसा है तुम अच्छे से जानती हो, बस बन रही हो। मैं तुम्हें इसके बदले एक बहुत अच्छी फैमिली, घर और ज़िंदगी की हर आसाइश और सहूलत दूंगा। और सबसे बढ़कर आज़ादी, एक माँ भी दूंगा जो तुम्हें रोपा के हिस्से की सारी ममता देगी। वो माँ जिसने मुझे भी मेरी माँ से बढ़कर शफ़क़त दी। वैसे भी ग्रेवल के बाद तुम्हारा कोई नहीं, और जिनका कोई नहीं होता इनके साथ ये दुनिया क्या करती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। रिजाल की सुलझ अंदाज पर जानिया कुछ सोचने के बाद सर हिला गई। लेकिन अगर मुझे तुम्हारा रिलीजन पसंद ना आया तो मैं वापस क्रिश्चियन होने का हक रखूँगी, ये प्रॉमिस भी करो। जानिया ने पूरे एतमादी से अपनी मांग सामने रखी। और अगर मुझे कोई लड़का अच्छा लग गया तो मैं इससे शादी भी करूंगी, और तुम मुझे डाइवोर्स दोगे। जानिया के इत्मीनान मजीद बढ़ा। डन। रिजाल कहकर वापस सीधा होने लगा तो जानिया की पुकार पर रुका। एक लास्ट, मैं तुमसे मरकर भी प्यार नहीं कर सकती, ये बात अपने जहन से कभी मत निकलने देना। रिजाल ने इस पर भी सर हिला दिया। एक और, अगर मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार खुद को छूने की परमिशन दूं तो क्या तुम इससे वेल करोगे? ये सरासर वो रिजाल की आजमाइश ले रही थी। हरगिज नहीं। सर अकड़ा कर जवाब दिया। जानिया का एतमाद मजीद बढ़ा। फिर भी डर्टी मैन ही हो, गुस्से से कहकर वो मुंह मोड़े वापस तकिए से सर टिका गई, जबकि रिजाल ने कुछ सोचते वापस इस पर झुककर दोनों हाथ तकिए की तरफ जमाते जानिया को मतवज्जो किया। लेकिन हैरत थी, वो बेखौफी से रिजाल की आंखों में देख रही थी। तुम्हारी सोच के हर लेवल से बड़ा डर्टी मैन हूँ, तो अच्छा यही होगा दोबारा ऐसी बचकाना ऑफिस देने से पहले 1000 बार सोचना। वैसे तो नहीं, पर तुम्हारे अगली बार की ऐसे सवाल पर मैं तुम्हें मायूस नहीं कर पाऊंगा। रिजाल का एक एक दम की हेज लफ्ज जानिया के अंदर तक सनसनी उतार गया, जबकि इस शख्स की आंखों में हलकोड़े लेती तंबीह लहजे से कदरे पुरअसर थी।
जानिया ने डर कर फौरी सर हिलाया। तब वो इस पर से हटकर दूर हुआ और एक महसूस निगाह डालता हुआ बाहर निकल गया, जबकि अपनी बिगड़े दिल की धड़कनों को इस्तवार किए वो गले पर हाथ फेरती सांस खींचने लगी। रिजाल बाहर निकला ही कि सामने से आते दारान और दारिया को देखे दोहरा झटका। एक तो वो दारान के मना करने के बावजूद जानिया से मिलकर आ रहा था, दूसरा दारिया के सामने अब इससे खड़ा रहना मुश्किल था। दिल चाहा जमीन फटे और वो अंदर घुस जाए। डॉक्टर सिद्दीका, जब मना किया था ये जानिया से ना मिल सके तो कैसी जुर्रत की तुमने मेरी हुक्म अदूली की। दारान का मूड बिगड़ा। सिद्दीका फौरन बोतल के जिन की तरह दारान के पुकारने पर हाजिर हुई, जबकि दारिया की अफसोस भरी नज़र इस वक्त रिजाल पर थी। सर, रिजाल बहुत परेशान था। आई एम सॉरी, लेकिन इसने जानिया को बिल्कुल हर्ट नहीं किया। प्रॉमिस किया था कि जस्ट बात करेगा। सदीका ने घबरा कर वजाहत दी, लेकिन रिजाल ने यूं दारान को देखा कि उसकी नज़र तीर इससे भी दहला गई। बिना हट किए बात करने का तरीका आता है क्या तुम्हें? अब क्या मकसद है तुम्हारा इससे मिलने का? मैंने वार्न किया था कि दूर रहना, अपनी ड्यूटी पूरी करो। जलाद की औरत के पैर पड़ने की। मैं तब तक जानिया से मिलता हूँ। अगर तुमने इसे छुआ भी है तो तुम्हारी छूने की ही साथ जलाद जड़ से ख़त्म करेगा। तारान ने करीब रुकते उसकी आंखों में पूरी सफाकी से आंखें डाली और रिजाल की रहम तलब नज़र की परवाह किए बिना सदीका के हमरा जानिया के कमरे की तरफ बढ़ा। अलबत्ता रिजाल से आंखें मिलाना दूर, दारिया से आंखें बचाना तक जान जोखिम का काम लगा। लेकिन दारिया की आंखें उसकी तकलीफ जानने के बाद कुछ और तरह के गम गुस्से से भरी थीं। क्या कहा था? पूछ कर पायमाल करने वालों की कदर करूं। बड़े घटिया हुआ करते थे तुम रिजाल चुगताई। लेकिन एक बात कहूं, अगर तुम हिम्मत करके मेरे पास आते और अपने बाप के बारे बताते तो हम मिलकर इससे सजा दिलवाते। लेकिन तुमने अपने अंदर की नफरत को मासूम जानों पर जुल्म करके दबाया। आई नो यू आर नॉट रेपिस्ट, बट यू आर इविल सोल। आकिब और अन्नू की तरह मैंने हमेशा से तुम्हें भी अपना दोस्त, अपना भाई बनाना चाहा, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगियों में अलग अलग नौइयत की जंग चल रही थी। हम चारों अगर पूरी सच्चाई से एक दूसरे का मरहम बनते तो बात कुछ और होती, पर तुमने और आकिब ने अपना रास्ता अलग चुन लिया। मैंने हमेशा बुराई के अंदर की वजह तलाशने को अहमियत दी। तुम मुझे या अन्नू को नहीं बता सके, लेकिन आकिब इससे मदद ले लेते। वैसे तो बड़ा तीस मारहान बना फिरता था। तुम्हारा दर्द बाई की तरह क्यों नहीं देखा उसने? दारिया इस पर ना चिल्लाई ना चीखी, क्योंकि यहाँ आने के बीच दारान ने इसे रिजाल के साथ होते जुल्म बता दिए थे। रिजाल ने शर्मिंदगी तर्क करते दारिया की तरफ देखा। उसे पता था मैं गलत लोगों के साथ मिल चुका हूँ, लेकिन पूरी सच्चाई इसे भी मैंने पता नहीं चलने दी। ये तो तुम्हारा ये जिलाद है जिसने धोखे से सब उगलवा लिया मुझसे। आकिब को इतनी सच्चाई बताई जितनी उसके हक में बेहतर थी, और उसकी मेरे लिए बेजारियत बरकरार रहती, ताकि उसके अंदर की फितरी बरादराना मोहब्बत मेरे लिए अब दिन नींद सोई रहे। मैं नहीं चाहता था मेरी खातिर मेरा कोई करीबी इस आग में फंस जाए। मैं अकेला था और मुझे अकेला ही मरना था। एंड यस, आई एम नॉट रैपिस्ट, क्योंकि मुझसे आज तक ये मार्का हुआ ही नहीं। जिसे खुद अरसे से रौंदा गया हो, वो चाहकर भी वो तकलीफ़ किसी दूसरे को नहीं दे सकता, भले कितनी ही दरिंदगी करने का प्लान कर ले। मैं फिर भी तुम्हारे पैर पड़कर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने भी तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था और मैंने भी वही किया। तुम्हारा वो पागल आदमी सही कहता है, रौंदा जाए या महज कोशिश की जाए एक बराबर है। रिजाल की आंखें नदामत से फिर झुक गईं। तानिया ठीक थी, इस पर दारान को कदरे हैरत हुई। दूसरा, वो दारान को काफ़ी पुरसुकून भी लगी। और तभी वो वापस बाहर पहुंचा, जहां दारिया और रिजाल वैसे ही आमने सामने खड़े थे। तुम अभी तक टीले बन कर रख रहे हो? पैर पड़ो दारिया के, माफ़ी मांगो अपने करतूत की। गरम घोलते लहजे में दारान के हुक्म पर रिजाल दांत पीसता पलटा, पर दारान के गोड़ने पर फौरन से मुठियां बेच गया। जबकि दारिया ने जिन रहम तलब नज़रों से दारान को देखा, वो बता रही थी कि मेहरबान फ्लोरेंस फिर पिघल गई। अपनी दारिया से भी पूछ लो, क्या वो भी तुम्हारी तरह सिफाक है या नहीं? और ज़्यादा मुझ पर चढ़ो मत। तुम्हारा मातहत बन गया हूँ, पर गुलाम नहीं कि मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू करो। जलाद होगे तुम अपने घर। मुझे तकलीफ़ हो रही है तुम्हारी इस टोन से। रिजाल की गम से फटती आवाज़ पर दारान ने इस 2 रुपए के मस्कीन को देखे जबड़े ताने, जबकि इससे पहले दो जाम पर इस जज्बात किंग को सेकता। दारिया ने लपक कर दारान का बाजू दबोचे भिड़ने से रोका। माहिर प्लीज़, ही डिज़र्व गुड। दारिया का फैसला दारान को दिलो जान से मंजूर था, जबकि रिजाल की आंखों में हसरत बिना गौर के देखी जा सकती थी।
بے رحم جلاد! رجال کی زبان کو چین نہ تھا۔ داریہ نے دونوں کو اس بار گھورا تو ایک دوسرے کو نوچ کر کھانے پر تیار تھے۔ میں تمہیں ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم کل ہی جانیہ کو لے کر پاکستان واپس چلے جاؤ۔ آئی پرومس گریول کے گندے انجام کی لائیو کوریج دکھائیں گے تمہیں۔ تم مزید خود کو اور جانیہ کو تکلیف مت دو۔ گریول کو اب ٹارچر نہیں، سیدھا جہنم واصل کریں گے اور اسے چیخنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تم کچھ دن گھر جاؤ۔ جانیہ کو بھی اس ٹاکسک ماحول سے لے جاؤ کیونکہ جلد تمہیں واپس آنا ہے۔ داریہ آگے بڑھی تو رجال نے آنکھیں اٹھائیں۔ وہ حیرت زدہ تھا جبکہ داران پرسکون ہوئے کرسی پر چوڑا ہوتا شرط بار نظریں رجال کی حیرت پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں واپس نہیں آنا چاہتا، تم پیر پکڑوا لو پر ابھی جانے کا مت کہو۔ میں اپنے ہاتھوں سے گریول کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ تعصب کے سنگ رجال نے التجا کی، جتنی دی ہے کافی ہے، گند ہی پھیلے گا اور واپس تو تمہیں آنا ہے۔ داریہ کی بات رجال کے پلے نہ پڑی۔ تبھی داران خود ہی ہنکارا، کیوں آنا ہے؟ رجال اس بار سخت لہجے میں غرایا، اس لیے کہ تمہاری سزا تمہاری قوت و برداشت سے بہت بڑی سنانے والا ہوں۔ اب سے جلاد کی ہر ذمہ داری تم اپنے نازک کندھوں پر اٹھاؤ گے اور میں صرف عیش و آرام کروں گا، سمجھے؟ یو ول بی دا نیکسٹ ایگزیکیوشنر آف ماسکو۔ گویا قیامت تو یہ تھی جس نے رجال سے لمحہ پر حقیقی معنوں میں ہر حص سلب کی۔ سائمن تک حیرت میں تھا۔ یہی کیفیت باقی ٹیم ممبرز کی تھی۔ واٹ؟ نو، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ نہیں، تم اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ تمہیں رحم نہیں آتا؟ کس قسم کے جلاد ہو؟ مجھ سے نہیں ہوگا، سمجھو اس بات کو۔ رجال کے پھڑ پھڑانے پر داران کرسی سے اٹھا تو وہ سہم کر دور ہوا۔ اس وقت داران اسے خونخوار نظر آ رہا تھا۔ یہ میرا آرڈر ہے، چوائس نہیں دی پلیٹ میں رکھ کر۔ ماننے کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آئی نیڈ اے لانگ بریک۔ یہی وہ واحد حل ہے کہ تم زندہ بھی رہ سکو گے، ماں کے پاس بھی رہ سکو گے اور ہو سکتا ہے جانیہ کے دل میں بھی تھوڑی سی جگہ پالو ہیرو بن کر۔ کیونکہ ولن رہے تو چھتر ہی پڑیں گے۔ سوچ لو، انکار کیا تو میری گن ہوگی اور تمہارا سر۔ تاران نے اس کی بے بسی پر گویا اپنے حکم کا جھنڈا گاڑا، جبکہ رجال جانتا تھا اس سنگ مرمر کی دیوار سے سر پھوڑ کر وقت سے پہلے بری موت مرے گا۔ تبھی دل برداشتہ سا وہاں سے نکل گیا۔ البتہ داریہ کو اس بارے علم تھا، پر اسے داران کا لہجہ کچھ ظالم لگا۔ ماہر، کتنے ظالم ہو تم، پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے۔ داریہ کو لیے وہ اپنے آفس آیا تو وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ تاران نے اسے اپنی رولنگ کنگ چیئر پر ملکہ کی طرح بٹھایا اور کرسی کے دونوں ہینڈلز پر ہاتھ جمائے وہیں جھک گیا۔ میرا سارا پیار تم نے جو لوٹ لیا ہے، دیکھو وہ جتنا بھی پاک پانیوں سے دھل جائے، میری فلورنس کو بری نیت سے چھوا یہ گرہ میرے دل سے نہیں کھلے گی۔ اور میں ایک عام انسان ہوں، عام سا، جسے رویے اور اعمال متاثر کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت رعایت دی ہے، میرے پاس اس سے زیادہ نرم مرہم نہیں ہے اس کے لیے۔ وہ جلد سمجھ جائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنی نرمی برتی۔ وہی اس رینک کو سنبھال سکتا ہے کیونکہ اس نے تکلیف سہی ہے۔ وہ اچھائی کی طاقت کی قدر کرے گا۔ وہ دوبارہ کسی رجال یا رابل کو گریول جیسے جانور کا شکار ہونے نہیں دے گا۔ یقین مانو داریہ، میرے لیے بھی اپنے پیارے یار کا عہدہ اسے سونپنا جان لیوا ہے، پر بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم میرا ساتھ دو، میری آنکھوں کے سکون۔ داریہ کے ہر اعتراض اپنی موت مرا، الٹا وہ جذباتی ہو کر رہ گئی۔ دونوں نرم ہتھیلیوں کو داران کے رخساروں سے جوڑا۔ دوں گی ساتھ، اس لیے میں تمہیں ایک مددگار ساتھی اور دینا چاہتی ہوں۔ اس سب کے ختم ہونے کے بعد میں یعنی داریہ تمہاری بیوی بننے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ سو اپنے ہونہار شاگرد بارس کو تمہاری فرزندی میں دینا چاہتی ہوں۔ تم اسے اس اکیڈمی کا انچارج دینا، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ داریہ کا گفٹ اس کی طرح بے حد خاص تھا۔ داران کھل کر مسکرایا اور یہ اس شخص کی دل و جان سے ہاں تھی۔ ارے واہ، یہی تو چاہتا تھا کہ کوئی اکیڈمی بھی سنبھال لے، کیونکہ میں تو تمہیں سنبھالنا چاہتا ہوں انتہائی فرصت سے۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ کیا تم آسمان سے میری زندگی کی آسانی بن کر اتری ہو فلورنس؟ تاران کی بلو آنکھیں خمار و رشک کا مسکن بنی، داریہ کے اندر تک ٹھنڈک بن کر اتری۔ پھر اس شخص کا سوال تو آفت تھا ہی، بولتی آنکھوں کا انداز ظالمانہ۔ میں آسمان سے تمہاری آسانی لے کر اتری تھی، پر تم نے مجھے اپنی آسانی خود بنایا اور میری بھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم اب صرف میرے جلاد بن کر میرے پاس رہو گے۔ میں بتا نہیں سکتی میں اس وقت خود کو کتنا لکی محسوس کر رہی ہوں۔ میرے اور اپنے حق میں بہت پرسکون فیصلہ کیا تم نے ماہر۔ میں اس وقت بہت خوش ہوں، ہر بار تمہارے سبب ملتی خوشی پر یہی سوچتی ہوں یہی انتہائی ہے، پر نہیں، اگلی خوشی کا سرور الگ ہی ہوتا ہے۔ تم کیا ہو، اتنا ہارش اور روڈ جلاد کیسے میری روح کا سکون بن گیا؟ یہ سچ میں اللہ کی کوئی خاص نوازش ہوئی ہے مجھ پر۔
دیوانگی کی حدوں کو چھوتا داریہ کا ہر انداز ہی ماہر کو بدحواس کرنے لگتا تھا۔ یہ لڑکی ان دو کے بیچ کا سحر اول لمحوں سے بھی ہزاروں گنا طاقتور کر چکی تھی۔ تم پر نہیں، یہ نوازش مجھ پر ہوئی ہے۔ دیکھا، میرا ساتھ دینے کا انعام مل گیا نا ماہر شاہ تمہیں پورا۔ اف، یہ تراہٹ اس پر تو دنیائیں رش کر سکتی تھی۔ ہاں، پورے کا پورا، اپنی ان کھلی غاروں والی ناک سمیت۔ داریہ کی مسکراہٹ کھنکی تو اس کی ناک کو بیچ میں لائے جان بوجھ کر داران کو چڑھایا۔ باخدا، ماں بننے کے بعد بیویاں ایسے ہی شوہروں کے رومانس کا ستیہ ناش کرتی ہیں، سستی جگتیں مار کر۔ تبھی ڈر رہا تھا کہ میری فلورنس دور ہو جائے گی مجھ سے۔ لمحہ لگا تھا اسے روٹ کر سیدھا ہونے میں، پر داریہ نے باہیں اس کی گردن میں لپیٹ کر بہت قریب آ جاتے مقابل کی چڑ کو سرور میں بدل دیا۔ یو ٹرائنگ ٹو میک مائی بریتھ اوے؟ یس ایبسلیوٹلی۔ ہمار سٹی سرگوشی کے وہ داران ماہر شاہ کی بولتی بن کے اس کی خواص جھنجھوڑ چکی تھی، جبکہ صدمے سے جلال صاحب گر پڑتے۔ حالات کچھ یہی بتا رہے تھے۔ جاری ہے، کیسی لگی برمنڈے فریشنر ایپی؟ مزہ آیا؟ کون سا سین و ڈائلاگ آج مزے کا لگا؟ ویسے تو کس پوری مزیدار اور چٹخارے دار تھی۔ اگلی قسط میں بھی یہ ٹیسٹ برقرار رہے گا۔ یہ ہفتہ بھی ایکسائٹمنٹ اور فن سے بھرپور ہوگا۔ جس کی شروعات ہی یمی ہوئی تو انتہا کیا ہوگی؟ چلیں، اچھا سا لائک اور تبصرہ ٹھوکتے جائیں۔ چینل لازمی سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، اور ہر قسط پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا مت بھولا کریں۔ تو اب ہم ملتے ہیں 87 ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔